मेरे इनके जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं ये सब तबाही की तस्वीरें हैं। दरिया है जो अपना किनारा तोड़ते हुए पूरे इलाके को तबाह और बर्बाद करता हुआ चला गया। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आपको अभी दिखा रहे हैं कि देश भर में पानी जल भराव से किस तरह की तबाही मची है। पानी का ऐसा बहाव आया है कि सैकड़ों गाड़ियों को बहा कर ले गया है। चारों ओर तबाही मची है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से तेज बारिश की चपेट में हैं। राजौरी, अनंतनाग, पूंछ जैसे इलाकों में बारिश ने बुरा हाल किया है। राजौरी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची है तो देखा कि किस तरह से कुदरत ने वहां पर तबाही मचाई है। पोल गिर चुके हैं पूरी तरह से। आप देखिए बिजली के पोल यहाँ पे गिर चुके हैं। दुकान की देखिए छत गिर चुकी है। लोग यहाँ पे पूरी तरह से मलबा हटाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कि ये सड़क है। ये जम्मू कश्मीर का राजौरी है, जहाँ पिछले 24 घंटे से ज्यादा की बरसात ने बर्बादी मचा दी है। गाड़ियों का ये अंबार कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, बल्कि नदी में इतना तेज बहाव आया कि सैकड़ों गाड़ियां तिनके की तरह बहते हुए एक के ऊपर एक जमा हो गई। बारिश ने राजौरी की तस्वीर ही बदल दी है। चारों ओर बस कुदरत के प्रकोप का मंजर है। पानी अभी भी सड़कों पर पानी नजर आएगा और दरिया ने, क्योंकि दरिया ने अपना रुख बदल दिया। जब जब दरिया अपना रुख बदलता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, ऐसी भयानक तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जब जो है दरिया अपना रूप दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रक की देख सकते हैं कैसे ये गाड़ियों पर है और ये पूरी तरह से गाड़ियां चरमरा गई हैं। आप देखिए पूरी तरह से गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इस समय ऐसे लगता है जैसे ये कोई कबाड़ की दुकान हो जहाँ पे गाड़ियाँ रखी गई हो, लेकिन कबाड़ की दुकान नहीं है, ये न्यू बस स्टैंड है। इस इलाके में इतनी बारिश हुई कि यहाँ बहने वाली धरल नदी में बाढ़ आ गई। नदी के वेग में बड़े बड़े पत्थर बहते चले आए। एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंच चुकी है राजौरी, जहां बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ये इलाका जहां पे इस समय मैं चलता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये नया बस स्टैंड है। ये बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सड़क थी, लेकिन इस समय आपको लगेगा जैसे पत्थरों का ढेर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी की वजह से पूरे पत्थर इस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ सड़क का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहा है। किस तरीके से गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। ऐसी कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बसों को बहाकर ये पानी ले गया। सड़कों पर पत्थर ही पत्थर हैं। इन इलाकों में बसें आने जाने का बड़ा जरिया है। यहाँ का बस स्टैंड अब कहीं दिख नहीं रहा। ये न्यू बस स्टैंड का इलाका है। आप देख सकते हैं बस स्टैंड की क्या हालत है। पूरी तरह से मलबा आके बस स्टैंड को तबाह बर्बाद करके चला गया। उसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब जब इसे देखेंगे तो सड़क जैसी कोई भी बात नहीं लगेगी। कुछ घंटे पहले यहाँ से गाड़ियां मूव करती थी, लेकिन आप इस वक्त सब पत्थरों का ढेर आपको नजर आएगा, क्योंकि पानी का जब बहाव आया अपने साथ कहीं पत्थर लेके आ गया। और आप देख सकते हैं पत्थर के साथ साथ एक गाड़ियां कहाँ तक देखिए बहा के ले गया। वो ट्रक जो मैं दिखा रहा हूं आपको, उस ट्रक की आप हालत देख सकते हैं और पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। और इसी तरह से कई जिंदगियां भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। एनडीटीवी की टीम उस जगह पहुंची जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि आसमान से किस तरह आफत बरसी और कैसे पूरा शहर चपेट में आ गया। मैं टॉप एंगल से आपको दिखाऊंगा। जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। कहीं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हुई नजर आएगी, कहीं पोल गिरे हुए नजर आएंगे, कहीं पेड़ उखड़े हुए नजर आएंगे। आप देखिए किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से चाहते हैं कि अपनी जिंदगियों को समेटे। और ये देखिए लोग अपना सामान निकाल रहे हैं दुकानों में से, जो कुछ सामान बचा है, ताकि उसे हिफाजत से निकाला जाए। एक बार फिर से अपनी जिंदगी को शुरू किया जाए। सलाम करते हैं इनके जज्बे को कि अपनी जिंदगी को एक बार फिर से शुरू करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल हर जगह पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। राजौरी के कई निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पुलिस की तैनाती की गई है ताकि लोग नदी से दूर रहें। लोगों की दुकानें टूट गई हैं।
सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को, खासकर ये जिले में जो जितना नुकसान हो गया है इतना तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है सर। बहुत सारे लोगों की दुकानें, गाड़ियां, सब गरीब लोग यहाँ पर जो थे रोजगार के लिए बाहर से आए, उनका भी सबका सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। बारिश काफ़ी तेज़ थी तो उसकी वजह से दरिया आ गया, तो रात को किसी को पता नहीं था तो सभी गाड़ियाँ बह गई। तो लोग कहाँ थे उस समय? जो लोग अपने घरों में सोए हुए थे, इधर बस स्टैंड था। अच्छा। हाँ, यहाँ गाड़ियाँ पार्क करने की जगह थी। ये गाड़ी लोड थी, स्क्रैप लोड थी गाड़ी, इधर सामने बेले में खड़ी थी। हाँ। तो हम घर चले गए थे, पापा बीमार थे। अच्छा। तो शाम को सुबह न्यूज़ देखा तो इधर से फ़ोन गया, बोलते गाड़ी तो नहीं बची है, गाड़ी तो गिर गई है, बहुत गाड़ियाँ गई हैं, बहुत नुकसान हुआ। इन लोगों की दुकानें, गाड़ियां आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। अब हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की भरपाई की जाए। जानकारी के मुताबिक राजौरी में शनिवार देर रात बादल फटा, जिसके बाद यहाँ तबाही की बाढ़ आ गई। पानी की जद में कई घर, बाजार और कब्रिस्तान भी आ गए। कुछ गाड़ियों के तो आपको सिर्फ यहाँ पे टायर ही नजर आएंगे, सिर्फ टायर नजर आएंगे। अब देखिए इस गाड़ी का सिर्फ आपको यहाँ पे टायर नजर आएगा, लेकिन टायर तो यहाँ पे नजर आ रहा है, टायर घूम रहा है, लेकिन जिंदगी जो है थोड़ी देर के लिए रुक सी गई है, थम सी गई है लोगों के लिए। घर बार उनके जा चुके हैं, दुकानें जा चुकी हैं, क्योंकि उसी पर उनका रोजगार जो था टिका हुआ था। और आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल हालत यहाँ पे लोगों की है। राजौरी में सुरक्षा बल और बचाव दल मौजूद हैं। सभी विभाग हाई अलर्ट पर हैं। ये कहना मुश्किल है कि यहाँ जान माल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया। राजौरी के अलावा जम्मू कश्मीर के बाकी इलाके भी इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। पूंछ में भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर चिनाब नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से पुंछ के सभी नदी और नाले इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। सैलाब का मटमैला पानी रिहायशी इलाकों और लोगों के घरों में घुस चुका है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुदरत का कहर किस कदर बरपा है। कई मकान ढह गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ चुके और पानी की पाइपलाइनें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो माल मवेशी हैं वो भी बहकर चंडक से काफी जो किलोमीटर दूर से यहाँ पर बहकर आ गए हैं, उनको भी यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ भी कई जगह पर जो है यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से यही अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। और अभी भी जो प्रेडिक्शन की गई है मौसम की, आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन है कि 25 तारीख तक अभी भी जो है इसी तरह मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई जगह पर फ्लैश फ्लड्स जैसे हालात भी बन सकते हैं। पुंछ जिले का एक बड़ा हिस्सा इस समय अंधेरे में डूबा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक मुगल रोड को हर तरह के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और स्थानीय युवाओं की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नालों के तेज बहाव में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स की छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं और सभी अस्पतालों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सड़कों से मलबा हटाने, बिजली पानी बहाल करने और प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने के काम को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार बारिश के बीच रियासी जिले में सलाल डैम के सभी गेट दूसरे दिन भी खुले रहे। डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर और बहाव काफी बढ़ गया है। रामबन में तेज बारिश हो रही है। चिनाब नदी उफान पर है और नदी किनारे बसे गांवों में पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए चेतावनी दे रही है। निश्चित किया जाता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बगलिहार डैम खोल दिया जाएगा।
क्योंकि पिछले इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से चेनाब का लेवल बढ़ सकता है। आप सभी से यही गुजारिश है कि चेनाब से दूर रहें। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुँचने के लिए लोगों को इस तरह जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। कटरा और वैष्णो देवी भवन मार्ग पर भी मौसम बेहद खराब है, जिसके चलते प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। एहतियात के तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले 2 दिनों के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बना रहा तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। सोहेल डार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और नागालैंड के मोन जिले से इस वक्त की एक बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है कि वहां पर भीषण बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच विनाशकारी भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की आशंका है और 4 शव भी बरामद किए जा चुके हैं। एसडीआरएफ, असम राइफल्स और पुलिस की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें भी मौके के लिए रवाना हो गई हैं। नागालैंड के तिजित इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। आपको दिखा रहे हैं हम 4 तस्वीरें। एक तरफ राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन बारिश से, भूस्खलन से लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। भूस्खलन से काफी तबाही है, हर तरफ पानी ही पानी और जमीन डूबी हुई नजर आ रही है। नागालैंड के बाद आगे दूसरे प्रदेश हिमाचल चलते हैं। उत्तराखंड का भी हाल देखेंगे। बारिश और बाढ़ ने यहां पर काफी बर्बादी मचाई है। कहीं कहीं पानी का सैलाब है, कहीं ऐसा कि घर तिनकों की तरह पानी में बह रहे हैं। नदियां अपना बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप दिखा रही हैं। ये डरावनी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। पहाड़ों से उतरता पानी का ये सैलाब, और इस सैलाब में जैसे सब कुछ बहता चला जा रहा है। इन घरों को देखिए जो पानी में पूरी तरह डूब गए। बाढ़ की वजह से पूरे रास्ते बंद हो गए। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है। जिला कांगड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तो कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा विजुअल दिखाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये धौलाधार की पहाड़ी है, लेकिन आज आप देखेंगे तो ये दिखेगी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से बादलों के आगोश में है। क्योंकि देर शाम से जो है वो लगातार बारिश जो है वो इस सारे इलाके में हो रही है। दूसरी तरफ के मैं विजुअल अगर कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा दिखाएंगे तो मेरे पीछे ये खेत है। ये पूरे खेत जो है वो पानी से लबालब जो है वो भर गए हैं। ये तस्वीरें मंडी की हैं। यहाँ हल्की बारिश और घने कोहरे ने शहर और आसपास की पहाड़ियों को ढक लिया है। अगले 2 दिनों में यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। वहीं हरिद्वार में भारी बारिश के बाद सड़कें नदियां बन गई हैं। हर तरफ भारी जल जमाव है। लोगों के घुटनों तक पानी भरा है। अपने वाहनों के साथ लोग पानी में फंसे नजर आए। हिमाचल प्रदेश की उफनती व्यास नदी हो या उत्तराखंड में मलबे में तब्दील होते रास्ते, आने वाले दिन देश के कई राज्यों के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि अभी खतरा टला नहीं है। अनूप धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब सावन का महीना शुरू होने वाला है, उसी के साथ शुरू हो जाएगी कांवड़ यात्रा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी नियम न तोड़े जाएं और हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रखी जाए। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त है। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी के साथ लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर होंगे। यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी कमर कसकर तैयार है।
मुजफ्फरनगर में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खुद कांवड़ मार्ग पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा में ये रूट पर महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ हाल ही में कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीरें आई थी। उड़दंग करने वालों से सख्ती के निर्देश हैं। इतना जल लेकर के हजारों का लाखों कांवड़ियां चलते हैं तो शैतानी करने का तो प्रश्न ही नहीं है। सब लोग श्रद्धा भाव के साथ चलते हैं, अपना अपना संकल्प सबका होता है। हम इनका स्वागत करते हैं और कभी कोई एकादुका का कोई होती घटना तो विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश करें। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और जो सरकार है, सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। और जो कांवड़ियों के लिए हर साल की भांति इस साल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शनिवार को एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने पुलिस बल के साथ एटा बेटेश्वर कांवड़ यात्रा मार्ग पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शासन के निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मीट, मच्छी, अंडा और मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारी वाहन है वो उस 3 दिन पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे और जितने भी रास्ते में पड़ने वाले, जैसे कोई मीट की दुकान है या कोई अंडे की दुकान है या कोई इस तरह की का कोई भी वो है तो उसको बता दिया गया है, वो उस दिन बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में भी रूट और सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर जहां जहां जल भराव और गड्ढे मिले उन्हें तत्काल भरवाकर सड़क को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। एटा जिले में तैयारी जोरों पर है। एटा, कासगंज और फिरोजाबाद जिलों के बड़े पुलिस अधिकारियों ने एक साथ समीक्षा बैठक की। सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और आपसी समन्वय की रणनीति तय की गई ताकि यात्रा में कोई दिक्कत न आए। जीटी रोड से कांवड़ियाँ आएंगे और बदायूं मार्ग पे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से अलीगंज से जो कासगंज के लिए जा रहे होते, इन मार्गों का भी हम पूर्ण रूपेण भ्रमण कर रहे होंगे और किए हैं और अधिकारियों को जो है इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां जिला प्रशासन चौकस है क्योंकि कुछ ही दिनों में यहां कांवड़ियों के जत्थे पहुंचने वाले हैं। बाकी बातों के साथ प्रशासन गाड़ियों की पार्किंग को अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटा है। अलग अलग जगह करीब 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिनके पास पार्किंग्स हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितता करी है, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था करनी थी नहीं करी, लाइट लगानी थी नहीं करे, सफाई व्यवस्था नहीं करी या फिर अतिक्रमण करवाया है, तो उन पर जुर्माना लगाने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए। इस बीच हरिद्वार में लाउड स्पीकर्स पर भी कार्रवाई हो रही है। करीब 96 जगह से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। बताया जा रहा है कि ये मानकों से ज्यादा आवाज कर रहे थे। साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी नियम तोड़ेगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह, फिरोजाबाद से जितेंद्र किशोर, एटा से धनंजय भदौरिया और हरिद्वार से राहुल चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मॉनसून सत्र से ठीक पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सरकार बदले हुए नंबर गेम के दम पर परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बिल पास कराने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करने वाले हैं, यानी साफ है कि ये मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होनी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा गई, क्योंकि 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा एक बिल राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल 2026 होगा, जिसे राज्यसभा की कार्यसूची में भी रखा गया है। बिल के मुताबिक वंदे मातरम का अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। वंदे मातरम को जन गण मन की तरह ही सम्मान देना होगा। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में गायन अनिवार्य होगा। बिल के बाद साफ है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या इसे गा रही सभा में अशांति पैदा करता है तो उसे ऐसा करना बहुत भारी पड़ेगा।
इस बिल को केंद्र सरकार वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के जश्न के बीच लेकर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में भी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखा है। फरवरी में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी कर सभी राज्यों के सरकार कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाना और गाना जरूरी कर दिया था। हालांकि विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। एक तरफ सरकार वंदे मातरम बिल पेश करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मॉनसून सत्र के पहले दिन के लिए कमर कस ली है, जो सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विपक्षी दलों में तोड़फोड़ जैसे मुद्दों पर घेरेगा। हालांकि सरकार का प्लान बजट सत्र के अधूरे एजेंडे को पूरा करना है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत से समीकरण बदले हैं। टीएमसी, शिवसेना के बागी सांसदों ने पूरा नंबर गेम बदल दिया है। ऐसे में सरकार इस मॉनसून सत्र में कई ऐसे बिल भी पारित करना चाहती है जिसके अर्थव्यवस्था और राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे। सरकार की नजर परिसीमन और महिला आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने पर भी है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एनडीए मंत्रियों की बैठक में इसे पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को दी गई। बजट सत्र में बहुमत न होने के कारण सरकार ये बिल पारित नहीं करा पाई। उसी दिन से सरकार ने दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की व्यवस्था करने का अभियान शुरू कर दिया था और अब बदले समीकरणों से सरकार का हौसला हाई है। सरकार की कोशिश है कि सत्र बिना रुकावट चले। इसके लिए आज यानी मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के दौरान विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। हालांकि बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि मीटिंग में सभी दलों से अच्छी चर्चा हुई। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। हालांकि मॉनसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में कई विपक्षी पार्टियों में टूट के बाद नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं, जिसको लेकर सरकार आश्वस्त है। लेकिन विपक्ष भी अपनी बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में ये तो तय है कि मॉनसून सत्र में इस बार सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। सबकी नजर सरकार के बिलों पर रहेगी, जिनको पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद जंग गंभीर मोड़ पर पहुंचती जा रही है। पूरी अपडेट ब्रेक के बाद। ईरान अमेरिका में जंग क्या अब एक और भयानक मोड़ पर आ गई है? क्या सबसे ज्यादा तबाही मचने वाली है? दोनों ही तरफ से घातक हो रहे हैं हमले। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं। ये जंग और तेज हो गई है। तबाही का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। भीषण हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले की ये तस्वीर देखिए। ईरानी मिसाइल गिरती है और जोरदार धमाका होता है। आग का बवंडर दिखाई देता है। अमेरिकी सेना का कहना है कि जॉर्डन में बेस पर ईरानी हमलों के बाद 2 सैनिकों की मौत हो गई और 1 लापता है। जब से युद्ध दूसरी बार शुरू हुआ है, ईरान के सीधे हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत का ये पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जॉर्डन में सॉल्टी एयरबेस और अल अजराक सैन्य एयरबेस को अपना मुख्य निशाना बनाया।
ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना का दावा है कि उनके इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले में अमेरिका के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड रेडार को चकमा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल अजराक में अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट शेल्टर और एक बड़े पार्किंग रैंप पर हमले किए। कम से कम 2 फाइटर जेट और 3 अमेरिकी विमान पूरी तरह से नष्ट होने का दावा किया है। MQ-9 ड्रोन के भी नुकसान होने की खबर है। हमले में अपने 2 सैनिकों की मौत से अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिका ने इसके बदले ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बड़ी कार्रवाई की। ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के शादेगंज शहर पर हमले हुए। बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप पर भी हमले हुए। ईरान की मिसाइल ड्रोन भंडारण क्षमताओं को निशाना बनाया। समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि ये हमले हॉर्मुज में ईरानी हमलों और जॉर्डन में IRGC की कार्रवाई के बदला लेने के लिए किए गए थे। वहीं IRGC ने शनिवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया, कुवैत में फ्यूल सप्लाई डॉक को निशाना बनाया और बहरीन में एक डेटा सेंटर को नष्ट कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच जून में हुआ शांति समझौता अब पूरी तरह जंग की आग में जलता दिख रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय इलाकों, सैन्य बुनियादी ढांचों, एयर डिफेंस ठिकानों और मिसाइल स्टोरेज साइट्स पर भारी बमबारी की है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने देश के नाम संबोधन में अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की। खामनेई ने अमेरिका के लिए बार बार ग्रेट शैतान शब्द का इस्तेमाल किया है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ग्रेट शैतान यानी अपराधी अमेरिका को अब यह एहसास हो गया है कि इस क्षेत्र में उसकी मौजूदगी का जारी रहना महज एक नासमझ कल्पना है। एक और पोस्ट में वो लिखते हैं, ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए MOU को लेकर अमेरिका द्वारा बार बार समझौते का उल्लंघन करने से एक बुनियादी सच्चाई फिर से सामने आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पूरी तरह बेकार हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जबरदस्ती, सर्वाधिकारवाद और क्रूरता अमेरिकी विचारधारा और सिद्धांत के अभिन्न अंग हैं। आज अमेरिका ने एक बार फिर अपना असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। इस तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक ग्लोबल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें। यह भी चेतावनी दी गई है कि ईरान समर्थक संगठन दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी हितों, दूतावासों या अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने 17 जून 2026 को शांति के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसके बाद से ही पश्चिम एशिया में दोबारा घमासान चालू है, जो और घातक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो क्या दुनिया एक और बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ रूस, चीन और ईरान ने मिलकर एक मोर्चा खोल दिया है? अमेरिकी मीडिया के एक बड़े दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अमेरिकी प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया सूत्रों के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। चीन या रूस में से कोई एक ईरान को टारगेटिंग इंटेलिजेंस यानी सटीक लोकेशन डेटा उपलब्ध करा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की रात की नींद उड़ चुकी है। जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस पर हुए भीषण ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट से एक हफ्ते से जारी खूनी जंग और तेज हो गई है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे की सबसे संवेदनशील और कड़ी सुरक्षा वाले ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के हमले इतने सटीक कैसे हो गए?
पेंटागन के सूत्रों का कहना है कि ईरान ने अब अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की नई तकनीक ढूंढ ली है। तेहरान अब ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनकी रफ्तार बेहद तेज है और जो हवा में ही अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। जब तक अमेरिकी रेडार इन्हें ट्रैक करते हैं, ये अपना रास्ता बदलकर सीधे टारगेट पर काल बनकर गिरती हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को मिसाइल से ज्यादा चिंता इस बात की है कि ईरान को इन संवेदनशील ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि यह खुफिया डेटा रूस या चीन से लीक हुआ हो सकता है। महज कुछ दिन पहले ही रूस का खतरनाक डूम्सडे जहाज ईरान के तट पर पहुंचा था और चीन लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और सेना की रीढ़ बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि महाशक्तियों की इस बैक चैनल मदद से ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डाल रहा है। बिना किसी पुख्ता सबूत के अमेरिका खुलकर रूस या चीन पर आरोप नहीं लगा पा रहा है, लेकिन पेंटागन के भीतर की घबराहट साफ बता रही है कि पश्चिम एशिया की ये जंग अब सिर्फ इजराइल, ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रही। इसमें अब पर्दे के पीछे से दुनिया की 3 सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियां टकरा रही हैं। देखना होगा कि ये बात किस हद तक सही निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इंटरनेशनल खबरों के बाद अब खबर दिल्ली के आसपास की, हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पवा डॉन यानी कि सुरेंद्र गैंग के गुर्गों ने 50,000 रुपए की रंगदारी न देने पर एक अंडा कारोबारी के दफ्तर पर हमला कर दिया कुल्हाड़ी से। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। गुरुग्राम के खेड़ की माजरा गांव में अंडा कारोबारी अंकुश यादव का ये दफ्तर है। अचानक नकाबपोश और बेखौफ बदमाश हाथों में कुल्हाड़ी, धारदार फरसे, लाठी और डंडे लहराते हुए दफ्तर के अंदर घुसते हैं। अंदर आते ही इन गुंडों ने बिना कुछ सोचे समझे दफ्तर के कंप्यूटर, शीशे और कीमती सामान पर कुल्हाड़ी बरसानी शुरू कर दी। खौफ पैदा करने के लिए ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद इन बदमाशों ने ऑफिस के कर्मचारियों और दुकान मालिक पर भी हमला किया। धारदार फरसे और कुल्हाड़ी लेकर ये बदमाश इन लोगों पर बरस पड़े। लगातार ये बदमाश जानलेवा हमले कर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि जब ऑफिस के कर्मचारी और दुकान के मालिक बदमाशों को रोकने की कोशिश करते हैं तो उन पर सीधे कुल्हाड़ी और फरसे से वार किया जाता है। वो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिख रहे हैं। इस खूनी तांडव में दफ्तर के कर्मचारियों और मालिक समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि पव्वा डॉन ने हर महीने 50,000 की रंगदारी मांगी थी और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। माजरा का पव्वा डॉन आया और बोला कि अंकुश कहाँ है। वो बोले लड़के कि वो तो घर है। तो फिर उन्होंने मांग करी कि उसको बता दिया अगर यहाँ काम करना है तो 50,000 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। जबरन वसूली के इस मामले में पुलिस ने इस दफ्तर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है। बाकी सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इसी आधार पर पुलिस की जांच जारी है। हाथापाई में उसने मेरी यहाँ नाक पे मारा, नाक से मेरी ब्लीडिंग आई। उसके बाद हाथापाई थोड़ी और हुई, उसके बाद वो चले गए। लेकिन सरेआम हुई इस वारदात ने गुरुग्राम में व्यापारियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह है कि पुलिस इन गुंडों को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां कोलकाता में उन्होंने देश के लिए ज्योति पुंज कहा है कि ज्योति पुंज है बंगाल देश के लिए। ये भी कहा है कि बंगाल में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं, जनता ने अभूतपूर्व बदलाव किया है, हर वादे को जमीन पर उतार रहे हैं। बंगाल में सोनार बांग्ला फिर से जिंदा हुआ है। एक समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित बंगाल बनाएंगे। बंगाल लंबे समय से विदेशी विचारों से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा। उनसे मुक्त हो गए तो विचारधारा विहीन, भ्रष्ट और करप्ट और
क्रिमिनल तृणमूल कांग्रेस की सरकार की चुंगाल से फंसे और देखते 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 हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना, जिसका स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा था, वो नष्ट हो गया। आज मोदी जी की एक अपील पर 10 साल के संघर्ष के बाद 16 से 26 आज शुभेंदु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित